हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिशुपाल सर चैनल पे। मैं शिशुपाल सर आप लोग का स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो मगध राज के उत्कर्ष के बाद जो है वो हमारा मौर्य वंश की बात आती है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछला क्लास में, पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या कि जो विष्णुगुप्त थे, जिनको कौटिल्य और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने क्या किया कि जो ये नंद वंश के जो शासक थे यानी कि घनानंद के साथ उनका अच्छा तालमेल रहा था, उनके दरबार में रहा करते थे। लेकिन कुछ अनकहा होने के कारण इनको ये घनानंद जो थे अपने दरबार से इनको निकाल दिए थे। जिनके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य से इन्होंने मिला और वहां से इनको राजनीतिक ज्ञान देकर चंद्रगुप्त मौर्य को इनका घनानंद को पराजित करने में इनकी सहायता की। ठीक है, तो हम लोग आज बारी बारी से देखते हैं। जो हमारे चैनल में नए हैं दोस्त, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसका पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, वहां से आपको जानकारी अच्छी तरीका से मिल जाएगा जो हमने आपके लिए मगध राज्य का उत्कर्ष बनाया था। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज मौर्य वंश की जानकारी का जो स्रोत है वो दो जगहों से मिलता है। ठीक है, मौर्य वंश की जानकारी का जो स्रोत है वो दो जगहों से मिलता है। पहला जो जगह है वो साहित्यिक स्रोत से मिलता है और दूसरा जो है पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। ठीक है, यानी कि मौर्य वंश की जानकारी के लिए दो चीज हमारा उत्तरदायी होता है। पहला चीज तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा जो है पुरातात्विक स्रोत। पहला चीज जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत जो है भारत का बहुत सारे ऐसे पुराने ग्रंथ हैं जिनका विवरण और विदेशियों का जो पुस्तक था उससे विवरण जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में साहित्यिक स्रोत से प्राप्त होता है। दूसरी बात किया जाए तो पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है बहुत सारे उत्खनन हुआ ऐसे जिसमें हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वहां से विश्लेषण मिलता है। अर्थात साहित्यिक स्रोत जिसमें भारतीय पुस्तक, विदेशी पुस्तक और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होता है। पुरातात्विक उसी प्रकार है कि इससे जो साहित्यिक स्रोत है वो ग्रंथों पे आधारित था और ये जो था उत्खनन पे अर्थात पुरातात्विक सर्वेक्षण से रिलेटेड हमारा जानकारी यहाँ से प्राप्त होता है। अब देखिए, इसके अनुसार देखा जाए कि मौर्य वंश में जो है हमारा साहित्यिक स्रोत जो है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिला है, सबसे पहला अर्थशास्त्र की बारी आती है। जो अर्थशास्त्र से हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विश्लेषण मिलता है। ठीक है, पहला चीज अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो कौन थे, यहां से प्रश्न उठता है हमारा। एक नंबर के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, तो यहां समझिएगा अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम था जिन्होंने अर्थशास्त्र अर्थात इसमें राजनीति के रूप में बहुत सारे विश्लेषण के रूप में उनका वर्णन मिलता है। ठीक है, और इसमें अर्थशास्त्र अर्थात यानी चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें बताया गया है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को किस तरीका से शिक्षा मिला था वो इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरा आता है इंडिका की बात आती है। इंडिका हम लोगों ने पढ़ा, इंडिका जो था वो मेगास्थनीज द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विश्लेषण किया गया है। ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार था यानी राजा जो थे उनका राज्यमान जो था वो काफी विस्तृत हुआ करता था। ठीक है, अगले चलते हैं पुराण की ओर। पुराणों में भी बहुत सारे पुराण ऐसे हैं जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विश्लेषण हमको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला है मुद्रा राक्षस एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिनका रचयिता जो थे वो विशाख दत्त को माना जाता है। ठीक है, विशाख दत्त ने ही बताया था इस पुस्तक में मुद्रा राक्षस में कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार था वो काफी विस्तृत और काफी बहुत बड़ा था। ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य किस तरीका से रहते थे, उनका आना जाना, आदान प्रदान, किस तरह का सोना, वो सारा वर्णन जो है इसमें मुद्रा राक्षस मिलता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो विशाख दत्त को माना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। साहित्यिक स्रोत आपका क्लियर हो गया। बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं। पुरातात्विक स्रोत में जो अशोक का जो अभिलेख हुआ करता था, अशोक के बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं, बहुत सारे अभिलेख हैं जिसमें इसकी जानकारी जो है हम लोग मौर्य वंश के होने का प्रतीक मिलता है वहां से। आगे देखते हैं, यहाँ से अशोक के लिए भवन, स्तूप, गुफा, मृदभान आदि इन सारी जगहों अर्थात जो जूनागढ़ का अभिलेख था इन सारी चीजों में
ये मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत पूरे रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस तरीका से मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, उसका जानकारी हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहला चीज, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो नंद वंश का अंतिम शासक जो था, जो पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? घनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। हालांकि हम पिछला वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, वहां से बता देते हैं आपको कि सबसे पहला जो देखे थे हम लोग, यानी कि मगध राज्य का सबसे पहला राजा जो था वो, यानी कि मगध साम्राज्य को संस्थापक जो था बृहदर था, और पहला शासक जो था वो बिंबिसार को कहा जाता है। उसके बाद देखे थे शिशुनाग वंश, उसके बाद देखे थे नंद वंश, और उसकी बाद बारी आता है वो मौर्य वंश की जानकारी आता है। तो हमने पिछला वीडियो में बताया था कि किस तरीका से आपको एग्जाम में सरियाने को दे दिया जाता है। ठीक है, तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, इन्हीं को चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके सहायता से, अर्थात अर्थशास्त्र के लेखक जो थे चाणक्य की सहायता से पराजित करके एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसका नाम जो होता है वो मौर्य वंश कहलाता है, मौर्य साम्राज्य कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखते हैं कि चंद्रगुप्त, ये चाणक्य को जो है इनका, यानी कि विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चंद्रगुप्त मौर्य को का गुरु के रूप में इनको जानकारी मिलता है, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य को अपना राजनीतिक शिक्षा जो है इन्हीं को दिए थे, जिसके कारण जो है नंद वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद को पराजित करने में इनकी मदद मिली थी। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां से देखते हैं मौर्य वंश का जो काल चला था, अर्थात 322 ईस्वी से 185 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल चला था। ठीक है, जिसमें सबसे पहले बारी आता है चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को देखा जाए तो इन्होंने अपने ये जो गति था, यानी कि अपना राज्य था, उसका विश्लेषण जो है 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक किया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा जाता है कि कुछ ऐसे चीज है परिभाषित कहा जाता है जिसमें बौद्ध और जैन ग्रंथ जो था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा जाता था। ठीक है, जैन और बौद्ध जो ग्रंथ थे जिसमें हम लोगों ने इनको, यानी कि हम लोग नहीं, ये बौद्ध से हम लोग को जानकारी मिलता है, बौद्ध और जैन से, कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं, जबकि हमारा मुद्रा राक्षस पुराण आदि में इनको शूद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दो पॉइंट को हमेशा एग्जाम में अक्सर आया करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय का वर्णन कहा गया है, जबकि मुद्रा राक्षस और पुराण आदि में शूद्र के नाम से जाना जाता है। आप जानते होंगे कि मुद्रा राक्षस के लेखक जो थे वो विशाखदत्त को माना जाता है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियरली हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं, यहां से कहा जाता है कि जस्टिस जो थे और एक एस्ट्रेबो, दो व्यक्ति हैं, जस्टिस और एस्ट्रेबो के अनुसार देखा जाए तो सेंट्रोपोटस, ठीक है, जस्टिस एस्ट्रेबो के अनुसार देखा जाए तो सेंट्रोपोटस, और एम्पियंस और प्लूटो के अनुसार देखा जाए तो एंट्रोपोटस। ठीक है, ये दोनों नाम जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विश्लेषण किया गया था, और इनकी जानकारी जो है, इनका पहचान जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा दिया गया है, क्योंकि सर विलियम जोन्स जो थे वो एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना जब कर रहे थे 1784 ईस्वी में, उसी समय, हालांकि जानते हैं हम लोग कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम जोन्स द्वारा किया गया था, और यही विलियम जोन्स जो थे उन्होंने इसके बारे में इनकी जानकारी विस्तृत रूप से दी थी। ठीक है, पहला चीज, दो चीज समझिएगा कि जस्टिस और एस्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोपोटस, ठीक है, जबकि ये एम्पियन और प्लूटार्क के अनुसार इनको एंट्रोपोटस के नाम से भी जाना जाता है, और ये दोनों जानकारी जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था, और इनका विश्लेषण, इसका पहचान जो है इनकी, यानी सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखिए, कहा जाता है कुछ पॉइंट्स और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर जो थे, सेल्यूकस निकेटर कौन थे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, पहला चीज, जो सेल्यूकस निकेटर थे, यानी कि सिकंदर का, इससे थोड़ा सा पहले हम लोग रिकॉल करते थे कि जो सिकंदर थे,
सिकंदर जो था वो जब भारत को छोड़कर जा रहा था तो दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र थे उसमें सेल्यूकस निकेटर जो था उनको प्रधान के रूप में बना दिया गया था और वो चला गया था। तो सेल्यूकस निकेटर जो था एक प्रतापी राजा अर्थात एक अच्छा क्या बोलते हैं जो बेबीलोन का जो शासक था ये यही था सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर के बाद इनको बनाया गया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो बेबीलोन का शासक हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनको 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक घनघोर लड़ाई चला था और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह से पराजित कर दिए थे। ठीक है, यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो सेल्यूकस निकेटर जो थे पराजित होने के बाद इन दोनों के बीच एक संधि किया गया था। इन दोनों के बीच संधि ये देखा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनका अपनी बेटी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं सेल्यूकस निकेटर जो थे वो अपनी बेटी का विवाह जो है ये अपनी बेटी अर्थात उनकी बेटी का जो नाम था वो कर्नेलिया जो था जिसको हम लोग हेलेना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हेलेना, हालांकि ज्यादातर पुस्तक जो है वो हेलेना ही देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था संधि ये हुआ था कि सेल्यूकस निकेटर जो थे पराजित होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनकी बेटी अर्थात सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करने के बाद क्या होता है कि 4 प्रांत, सबसे पहला काबुल, गंधार, मकरार और हेरात जो था वो कुल जो 4 प्रांत था उसको दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बदले में क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 500 हाथी जो है सेल्यूकस निकेटर को उपहार के रूप में दे देते हैं। ठीक है, यहां से एक पॉइंट्स बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनकी पत्नी का नाम देखा जाए तो क्या था, हेलेना था। हालांकि इन्होंने अपने लाइफ में 3 शादियां किया था, आगे चल के देखिएगा क्योंकि यहाँ से बिंदुसार की जो माता थी वो दुर्धरा के नाम से जाना जाता है। अर्थात इनका 3 शादियां, पहला हेलेना, दूसरा दुर्धरा और तीसरा जो था वो एक ये सीरिया क्या एक और नाम था क्या हमको ध्यान, ये चेलना, सॉरी हाँ ये 3 नाम था, एक था हेलेना, चेलना और तीसरा जो था वो दुर्धरा था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। हालांकि विश्लेषण के रूप में इनका ज्यादातर से जो संबंध रहा था वो हेलेना के साथ रहा था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हालांकि देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो मतलब कहने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य था ईरान से बगल में अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ पश्चिम तक में ये जगह था बंगाल यहाँ तक और उत्तर से लेकर के अर्थात ये उत्तर जम्मू कश्मीर से लेकर के ये दक्षिण में कर्नाटक तक इनका साम्राज्य जो है बहुत लंबा अर्स तक फैल चुका था। अर्थात कहा जाए तो पूरे राज्य यानी पूरे भारत में एक मात्र शासक था चंद्रगुप्त मौर्य जो पूरी तरीका से वहां का राजा बना था। ठीक है, यहां से ध्यान रखिएगा बढ़िया से क्योंकि यहां से पॉइंट्स आपका बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का एकाधिकरण के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि पूरे भारत को एक रूप में इन्होंने रखा था। ठीक है, आगे देखिए। हालांकि बाद में कहा जाता है कि जस्टिस प्लूटो के अनुसार, ठीक है, जस्टिस प्लूटो के अनुसार देखा जाए तो 6 लाख सेना के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है पूरे भारत को रौंद डाला था। ठीक है, अर्थात जस्टिस प्लूटो के अनुसार देखा जाए तो 6 लाख सेना जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ था और वो आया था जिसके कारण अर्थात वो उनके मतलब ये पूरे भारत को उस सेना से यानी 6 लाख सेना से पूरे भारत को अपने वश में कर दिया था, यानी कि एकाधिकार के रूप में ये रख दिया था। आगे देखते हैं, कहा जाता है जो ये जस्टिस जो थे, जस्टिस ने सिकंदर जो जस्टिस के अनुसार माना जाता है कि सिकंदर जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन इसमें किया गया है। यही जस्टिस जो थे वो यहाँ पे देखें हम लोग कि जस्टिस जो थे वो ये सेंट्रोपोटस इनको बोलते हैं और जो ये एम्बियंस जो थे उनको एंट्रोपोटस बोलते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। यही जस्टिस जो थे वो सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के वर्णन यानी भेंट का वर्णन जो है करता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे बुक्स इतिहासकार का मानना है कि ये जो है नहीं ऐसा हुआ था। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि सिकंदर जो है सहायता चंद्रगुप्त से मांगे थे, इसका वर्णन आपको कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये इन दोनों का वर्णन, इन दोनों का विश्लेषण जो था वो किसके रूप में किया गया था, तो वो जस्टिस के रूप में किया गया था। अर्थात जस्टिस ने ही बताया था, इन्होंने ही बताया था कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की जो भेंट का वर्णन जो है इन्होंने पूरे वर्णन को बताया था। ठीक है, यहां से ध्यान रखिएगा।
अब कर रहा है कि 298 ईसा पूर्व में क्या होता है कि इनके जो गुरु जो थे वो श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं, और श्रवणबेलगोला में इनके पीछे पीछे जो है चंद्रगुप्त मौर्य भी जाते हैं। और कहा जाता है कि 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में संलेखन या संथरा पद्धति द्वारा, ठीक है ध्यान रखिएगा, 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में संलेखन या संतरा पद्धति द्वारा इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, ये होता क्या है संलेखन संतरा विधि, ये हमारा बौद्ध धर्म में देखा जाए तो इसको हम लोग मानते हैं कि भूख मतलब बिना भोजन किए हुए, ठीक है, यानी बहुत दिन तक भूखे के कारण जो है इनकी मृत्यु होती है। तो वही इनका यानी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में जो इनकी मृत्यु होती है यानी भूख के दौरान, यानी कि संलेखा और संतरा पद्धति उस भूख के मरने के कारण को इनको नाम दिया गया है संतरा और संलेखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु होने के बाद उसका जो उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है वो बिंदुसार को जाना जाता है। ठीक है, उससे पहले इसका विस्तृत जानकारी लेने से पहले थोड़ा सा हम पीछे वाला रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश की स्थापना कब करते हैं, जब करते हैं क्योंकि जब उनकी सहायता जो है चाणक्य के रूप में चाणक्य जो है करते हैं, अर्थात मौर्य वंश का नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं को जो चाणक्य थे वो इनके गुरु थे, इनका 3 नाम था, अन्य नाम 2 और था, चाणक्य, विष्णुगुप्त और एक जो था वो कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। यहां तक क्लियर है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश जो चला था अर्थात 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक चला था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो इनका शासनकाल देखा जाए तो 322 ईसा पूर्व से 298 बीसी तक इनका राज्य चला था। ठीक है, बौद्ध और जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा जाने का वर्णन मिलता है, जबकि ये मुद्रा राक्षस जो था, मुद्रा राक्षस और पुराण जो था उस पुस्तक में इनको क्षुद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका? चलिए आगे देखते हैं। जस्टिस और स्ट्रेबो के अनुसार देखा जाए तो सेंट्रोपोटस और एम्पियन या प्लूटार्क के अनुसार देखा जाए तो एंड्रोपोटस नाम दिया गया था, और ये दोनों नाम जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, इसका विस्तृत जानकारी, इसका पहचान जो है विलियम जोन्स ने दिया था, और यही वही विलियम जोन्स है जो 1784 में एशियन एसोसिएशन की स्थापना कर रहे थे या किया था। ठीक है, अब आगे की बारी 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर जो थे। अब सेल्यूकस निकेटर कौन थे? सेल्यूकस निकेटर वही थे जो जब ये सिकंदर जो था अपना भारत छोड़कर जब जा रहा था, इसको दक्षिण पश्चिम का राजा बनाया था, और ये वही सिकंदर निकेटर जो था जो बेबीलोन का शासक था, उन्होंने इनको क्या किया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको पराजित कर दिया। अर्थात देखा जाए तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर भी कहा जा सकता है, कि इन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था, जो उनकी बेटी का नाम था कर्नेलिया या फिर उनको हेलेना के नाम से जाना जाता था। ये जब चंद्रगुप्त मौर्य जब जीत जाते हैं वो तो इनके बीच, दोनों के बीच जो है ससुर और उनके दामाद के बीच एक संधि होती है। उस संधि में कहा जाता है कि विवाह के दरमियान जो होता है काबुल, गंगा और हेरात मात्रा जो है कुल 4 प्रांत जो है इनको दहेज के रूप में दिया जाता है। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे 500 हाथी जो है वो सेल्यूकस निकेटर को भेंट के रूप में देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। कर रहा है जस्टिस के अनुसार देखा जाए, जस्टिस प्लूटार्क के अनुसार देखा जाए तो 6 लाख सेना जो था उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है पूरे भारत को रौंद डाला था। अर्थात वहां से देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो था पूरे भारत में, ईरान के अफगानिस्तान में था, वहां से लेकर के पश्चिम तक देखा जाए तो बंगाल तक इनका पूरा राज्य जो था वो कब्जा में था। उत्तर से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से, दक्षिण में देखा जाए तो कर्नाटका तक इनका पूरा जो था भारत पे कब्जा था। ठीक है, अर्थात पूरे भारत पे एकमात्र जो था वो राज्य जो था, ये राजा जो था चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पूरे भारत पर एक इकलौता शासक था जिन्होंने कब्जा किया था, अर्थात शासन किया था। ठीक है, अब बारी आता है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम, जिनको हम लोगों ने पहले पढ़ा था, थोड़ा सा विश्लेषण किया था, लेकिन यहाँ से पूरा विश्लेषण हम लोग करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम जो था वो बिंदुसार था।
बिंदुसार का जो शासनकाल था वो 298 से 273 बीसी तक चला था। ठीक है, जब बिंदुसार जो था 298 से 273 बीसी तक शासन किया था। अर्थात जब बिंदुसार को देखा जाए तो ये किनका बेटा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। इनकी माता का नाम देखा जाए तो इनकी माता का नाम दुर्धरा था। और हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है, ये अपने लाइफ में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 3 शादियां किए थे। ठीक है, चेलना, दुर्धरा और हेलेना से। ठीक है, क्लियर है। अब कहा जाता है कि बहुत सारे जो ग्रंथ था उसमें देखा जाए तो इनको बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंट्स बनते हैं कि अमित्रघात के नाम से किनको जाना जाता है, तो बिंदुसार को जाना जाता है। शत्रु विनाशक के रूप में किनको जाना जाता है, तो बिंदुसार को जाना जाता है। एक जैन ग्रंथ में देखा जाए तो इनको श्रीसेन के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, जैन ग्रंथ में श्रीसेन के नाम से किसे जाना गया है, तो बिंदुसार को जाना गया है। ठीक है, इनकी माता का नाम हम लोगों ने अभी पढ़ा, इनकी माता का नाम जो था वो दुर्धरा था। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं कि तक्षशिला में जो 2 विद्रोह हुए थे, दोनों विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अपने पहले पुत्र अर्थात सुसीम, इनका 2 पुत्र था, हालांकि पुत्र तो बहुत सारे थे लेकिन 2 जो पुत्र थे इनका वर्णन हम लोगों ने इस कहानी के अनुसार इसमें देखते हैं। तक्षशिला में जो 2 विद्रोह हुए थे उसको दबाने के लिए इन्होंने सबसे पहला अपना पुत्र को अर्थात सुसीम को भेजता है, लेकिन सुसीम से बात चलती नहीं है। ठीक है, सुसीम से जब बात नहीं चलती है तो बाद में क्या करते हैं, इन्होंने अशोक को भेजता है। और अशोक क्या करते हैं, वहां का जितना भी जो समस्या था, विद्रोह था, उसको दबाने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए बाद में कहा जाता है कि ये जो था, जब बैठक होता है, जब सब बैठक करते हैं तो उसमें बात आता है कि अशोक जो है अब राजा के रूप में ये बन सकता है, अर्थात राज्य को संभाल सकता है। ठीक है, थोड़ी सी पहले, इससे पहले कहानी बताते हैं हम आपको कि बिंदुसार का मतलब बिंदुसार क्यों पड़ा। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब इनकी माता जो थी गर्भ अवस्था में थी, अर्थात इनकी माँ अर्थात बिंदुसार की माँ जब गर्भ अवस्था में थी, अर्थात कौन, दुर्धरा। ठीक है, दुर्धरा जब गर्भ अवस्था में थी तो उस समय महाराजाओं को मारने का प्रयास जब किया जाता था तो महिलाओं को भेज कर मार दिया जाता था। ठीक है, महिला को भेजने के बाद दंतकंठ जो विष होता था उसके द्वारा, दांती काटने यानी कि विष के द्वारा जो है किसी का मृत्यु हो जाता था। ठीक है, तो जो चाणक्य जो थे वो बहुत, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ये चाणक्य जो थे वो राजनीतिक दल में बहुत माहिर थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य को चाहते थे कि इनको ऐसा बना दे कि कोई महिला भी अगर इनको प्रोत्साहित करे या काटे तो इनकी मृत्यु जो है ना हो सके। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि थोड़ा थोड़ा सा डोज जो है अर्थात 20 का थोड़ा सा जो है इनको खिलाया करते थे। ठीक है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का जो खाना हुआ करता था उसमें सब थोड़ा थोड़ा सा मात्रा जो है इनको डाला करते थे और हर दिन जो है उनका डोज जो है बढ़ाते चले जाते थे। एक समय हुआ ये था कि जब ये गर्भवती थी, अर्थात इनकी जो माँ, सॉरी ये नहीं, दुर्धरा नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य की जो वाइफ थी अर्थात हेलेना जो थी, जब गर्भ अवस्था में थी, या फिर दुर्धरा, चलिए ये भी सही, दुर्धरा ही, चलिए इसकी माँ का नाम दुर्धरा भी था। इनकी माँ जब दुर्धरा जो थी गर्भ अवस्था में थी तो हुआ क्या कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो खाना आ रहा था उस खाना को क्या किए कि ये थोड़ा सा जो है ये दुर्धरा जो थी खा ली, जिसके वजह से क्या हुआ कि वो डोज जो था काफी ज्यादा महंगा था, मतलब ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि ये जो चाणक्य जो थे वो डोज को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे। तो इनका नाम जो था, जब इनकी वाइफ जो थी गर्भावस्था में जो थी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ दुर्धरा जब गर्भावस्था में थी तो उस थोड़े से भोजन को खा लिया था। भोजन खाने के बाद जो है वो गिर पड़ती है। ठीक है, और इसके बाद जो है पूरे साम्राज्य में हाहाकार मच जाता है। और वहां से पता चलता है, जब चाणक्य को, जब विष्णुगुप्त को पता चलता है तो वो दौड़े दौड़े आते हैं और ये पूछता है दरबारी से कि इनको खाना किसने खाने को दिया। ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि बिंदु का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है, सार का मतलब होता है विष, अर्थात थोड़ा सा विष जो है, अर्थात जब उनको बचाने का प्रयत्न किया जाएगा दुर्धरा को, हालांकि बहुत सारे पुस्तक में देखता है कि दुर्धरा की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे जन ग्रंथ में देखा जाए तो दुर्धरा की मृत्यु नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जब 20 खा लेते, 20 जब अंदर चला जाता है तो ये जो था बिंदुसार, उनको क्या किया जाता है कि
जो है उनका मृत्यु भी हो जाता है। बहुत सारे पुस्तक देते भी है, बहुत सारे पुस्तक बोलते हैं इनकी मृत्यु उस समय नहीं हुआ था। हालांकि इनको जो गर्भ में था वो बिंदु मतलब थोड़ा सा एकदम बिंदु नाम का जो है जहर जो है प्रवेश किया था, जिनके कारण इनका नाम जो है बिंदुसार पड़ा था। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखते हैं, यहाँ तक हम लोग देख रहे थे कि तक्षशिला में जो दो विद्रोह हुए थे, ठीक है, पहले इन्होंने अपने पुत्र को सुसीम को भेजा, बाद में जो है अशोक को भेजते हैं। लेकिन इन दोनों में परिणाम देखा जाता है कि सुसीम से बात चलता नहीं है, इन्होंने विद्रोह को दबाने में ये नाकामयाब हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब अशोक को भेजा जाता है तो ये विद्रोह को दबाने में कामयाब हो जाता है। इसलिए इनका मानना होता है, बिंदुसार का मानना होता है कि अशोक जो है वो आगे उत्तराधिकारी के लिए सक्षम है, अर्थात ये हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार देखा जाए तो सीरिया का जो शासक था, स्ट्रेबो के अनुसार देखा जाए तो जो सीरिया के शासक थे, एंटियोकस का राजदूत जो था डायमेकस। ठीक है, कहाँ का शासक? एंटियोकस का जो राजदूत था डायमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में ही भारत आया था। याद रखिएगा इस चीज को। स्ट्रेबो के अनुसार, अर्थात इनके अनुसार देखा जाए, स्ट्रेबो के अनुसार देखा जाए तो जो सीरिया के शासक थे एंटियोकस जो थे, एंटियोकस का जो राजदूत था, यानी कौन? डायमेकस। एंटियोकस का जो राजदूत था वो डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भारत आए थे। एक पॉइंट और है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ध्यान से रखिएगा। तक्षशिला का जो दो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए पहले छोटा बेटा, बाद में जो था अशोक को भेजा था, लेकिन अशोक जो था उस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गए थे। ठीक है, आगे देखिए। इथीनियस के अनुसार देखा जाए तो बिंदुसार का जो था सीरिया के साथ बहुत अच्छा संबंध था। ठीक है, इथीनियस के अनुसार देखा जाए तो बिंदुसार जो थे, बिंदुसार का सीरिया के शासक जो था एंटियोकस का अच्छा इन दोनों के साथ तालमेल हुआ करता था। इनका डिमांड जो था, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, बिंदुसार का जो डिमांड था वो इनके अनुसार, अर्थात सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस, उनसे तीन चीज का ये डिमांड किए थे, एक पत्र लिखे थे जिनमें तीन चीज का विश्लेषण किया गया था, मांगा गया था। पहला चीज एक सूखा अंजीर का डिमांड किए थे, दूसरा चीज अंगूरी शराब का, और तीसरा चीज एक दार्शनिक का। तीन चीज का वर्णन जो है, ये तीन चीज का मांग रखे थे। लेकिन हम इसमें बताया गया है कि सूखे अंजीर और अंगूरी शराब जो है चंद्रगुप्त मौर्य को तो दे दिया गया था, पर एक दार्शनिक नहीं दे पाया था। इसलिए नहीं दे पाया था कि इनका मानना था, एंटियोकस का मानना था कि ये हमारे परंपरा के अनुसार, ये हमारा परंपरा नहीं है, हमारे परंपरा के अनुसार दार्शनिक भेजना गलत माना जाता है। इसलिए ये दार्शनिक जो है वो नहीं आया था। केवल दो चीज भेजे थे, वो सूखे अंजीर और दूसरा जो था वो अंगूरी शराब था। आगे देखते हैं, ये जो बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी के रूप में जाना जाता है। यहाँ से दो तीन पॉइंट बिंदुसार के बारे में बनता है। पहला चीज अमित्र घाट, ठीक है, शत्रु विनाशक, ये दोनों नाम जो था बिंदुसार का था। जैन ग्रंथ में शीर्षसेन जो था इन्हीं को कहा गया है, बिंदुसार को ही कहा गया है। इनकी माता का नाम जो था, बिंदुसार की माता का नाम दूरधरा माना गया है। ठीक है, ये दो तीन पॉइंट है, उसको ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देखिए, तक्षशिला में जो दो विद्रोह हुआ था, अर्थात इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। पहले सुसीम को भेजा था, जिसके कारण सुसीम जो है उस विद्रोह को दबाने में नाकामयाब हो जाते हैं। बाद में जब अशोक को भेजा जाता है तो अशोक उस युद्ध को, अर्थात उस विद्रोह को पूरी तरीका से समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण ये बिंदुसार सोचते हैं कि हमारे राज्य का एक अच्छा सा राजा के रूप में मिल जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अशोक जो था पहले अवंती जो था राज्य जो था वहां का राज्यपाल हुआ करता था। ठीक है, अवंती का जो था वो राज्यपाल हुआ करता था पहले अशोक। देखिएगा बाद में क्या है, स्ट्रेबो के अनुसार देखा जाए तो जो सीरिया के शासक थे एंटियोकस का राजदूत अर्थात डायमेकस जो थे वो बिंदुसार के दरबार में ही भारत आए थे। ठीक है, इथीनियस के अनुसार बिंदुसार और इनका एंटियोकस, बिंदुसार और एंटियोकस का संबंध जो था बहुत बढ़िया संबंध था, जिसके कारण जो ये बिंदुसार जो थे वो तीन चीज का, मतलब एक पत्र लिख करके तीन चीज का मांग रखे थे। उसमें पहला चीज था सूखा अंजीर, दूसरा था अंगूरी शराब और तीसरा था दार्शनिक। लेकिन ये जो थे एंटियोकस जो थे वो दो चीज तो भेज देते हैं चंद्रगुप्त के पास, लेकिन एक दार्शनिक के रूप में नहीं भेजते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि दार्शनिक जो है हमारे परंपरा के अनुसार नहीं माना जाता, अर्थात वो हम लोग में होता ही नहीं है।
ठीक है। बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है। बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और एक चीज आप पढ़े होंगे या बहुत देर में हमने वीडियो में बताया है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मक्खली गोसाल को कहा जाता था, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब बारी आता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा जो था वो अशोक था, ठीक है। अशोक अर्थात 269 से 232 तक इनका शासन कर रहा था। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये 4 साल अर्थात 73 में मृत्यु के बाद 69 अर्थात 4 साल का जो डिफरेंट है वो कहा जाता है। तो हम बताते हैं दोस्त, बहुत सारे लोग ऐसे ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ में माना जाता है, बौद्ध ग्रंथ में दिया गया है कि 4 साल जो थे अशोक जो था अपने भाइयों को अर्थात इनका भाई जो था माना जाता है कि 100 भाई था जिसमें 99 भाई को इन्होंने हत्या कर दिया था, ठीक है। ये बौद्ध पुस्तकों के अनुसार माना जाता है कि अशोक जो थे अपने 99 भाइयों को काट दिया था, ठीक है। इसलिए काटा था क्योंकि उस समय जो है राजा बनने का एक होड़ चल रहा था और इसमें अशोक जो थे सबसे अव्वल थे और इन्होंने क्या किया कि अपने 99 भाई को काट दिया अर्थात मार दिया था। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। राजा बनने से पहले जो था ये अशोक अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। इनका राज्याभिषेक जो है 269 BC में किया जाता है और वो इससे पहले राजा बनने से पहले वो अवंती का राज्यपाल था। अशोक का जो नाम था, अशोक जो है मौस्की और गुर्जरा 2 अभिलेख है उसमें इनका विशेष रूप से वर्णन किया गया है, ठीक है। अर्थात कहा जाता है कि अशोक का नाम जो है, अशोक 2 ऐसे अभिलेख थे जिसमें मौस्की और गुर्जरा आते हैं, इसका विशेष रूप से विश्लेषण और वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं 261 BC अर्थात 261 BC में यानी कि राज्य सिंहासन के 9वें वर्ष में क्या होता है कि इनका आक्रमण जो होता है कलिंग पर होता है, ठीक है। अर्थात 261 BC में यानी राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के बाद माना जाता है कि उस स्थान पे बहुत सारे खून खराबे होते हैं, जिसके बाद उस स्थान को जीतने के बाद अशोक को जब बुलाया जाता है तो रणभूमि में आने के बाद देखते हैं कि जो 1 लाख सैनिक जो था यहाँ पे उसका कलिंग का जो है वो बंदी बना दिया गया है और 1 लाख से ज्यादा सैनिक को मार दिया गया है। इन सब सारी चीजों को देखने के बाद अशोक जो है निर्णय लेता है कि हम जो है इन खून खराबा को छोड़ करके धर्म की यात्रा अर्थात धर्म मार्ग पे चलेंगे, अर्थात खून खराबा को बिल्कुल हटा देंगे हम, ठीक है। इनकी शिक्षा जो है इनका एक आगे चल के इनका एक उपगुप्त से इनका दीक्षा मिलता है जो बौद्ध धर्म से थे। अर्थात बाद में देखा जाए कि कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी होगा तो हमको ये कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मेरा कोशिश रहता है कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। आज हम लोगों ने पढ़ा मौर्य वंश का पहला पार्ट, आगे और पार्ट लाएंगे आपके लिए इसका जिसमें मौर्य वंश का पूरा विश्लेषण आपको आसानी पूर्वक से याद हो जाए। और दोस्त एक चीज बता देते हैं आपको, जब हमने पढ़ाया तो पढ़ाने के बाद क्या कीजिएगा कि आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर बहुत सारे मार्केट में पुस्तक अवेलेबल है उनको आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट ताकि आपको बाद में याद करने में सुविधा हो सके, ठीक है दोस्त। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम लोगों ने आज देखा, ठीक है। इसके बाद अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।